Welcome to Study with Anwar. Learn smart, achieve more. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद अनवार में। आज हम भारतीय लोकतंत्र के उस दिल में चलेंगे, उस जगह जहां देश की तकदीर लिखी जाती है, हमारी संसद। आज हम एक ऐसे शानदार सफर पर निकलेंगे जहां एक छोटा सा विचार, एक अच्छा सा मसौदा, एक बहुत ही लंबी और मुश्किल प्रक्रिया से गुजरकर इस देश का कानून बन जाता है। जी हाँ, ये कहानी है एक विधेयक यानी एक बिल के, अधिनियम यानी एक एक्ट बनने की। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम सब की, करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल सकती है। तो चलिए, लोकतंत्र की इस सबसे अहम प्रक्रिया को आज हम परत दर परत समझते हैं। अच्छा, हम सबके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो आता ही है कि ये जो कानून हमारे पूरी जिंदगी को चलाते हैं, ये आखिर बनते कैसे हैं? क्या कोई एक इंसान बैठकर फैसला ले लेता है, या इसके पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत जटिल और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझ कर ये रास्ता बनाया था ताकि सारी की सारी शक्ति किसी एक हाथ में ना चली जाए। तो यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हम आज के इस पूरे विश्लेषण में खोजने वाले हैं। एक आइडिया को कानून की शक्ल देने का ये सफर, यही तो भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत है, उसकी आत्मा है। तो किसी भी कानून बनने की जो यात्रा है, उसकी शुरुआत होती है संसद के 2 सदनों से। ये 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, सिर्फ 2 बिल्डिंग्स नहीं हैं, बल्कि ये 2 विधायी रणक्षेत्र हैं। आप कह सकते हैं लेजिस्लेटिव अरीनाज, जहां विचारों का युद्ध होता है, बहस होती है। कोई भी कानून इन दोनों सदनों की अग्नि परीक्षा को पास किए बिना बन ही नहीं सकता। ये हमारे संविधान निर्माताओं की चेक्स एंड बैलेंसेस की दूरदृष्टि को दिखाता है। जहां एक सदन जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करता है, तो दूसरा सदन राज्यों के हक की रक्षा करता है और ये भी देखता है कि जल्दबाजी में कोई कानून न बन जाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एक तरफ है लोकसभा, जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। यहाँ वो सांसद बैठते हैं जिन्हें हम और आप, मतलब देश की जनता, सीधे वोट देकर भेजती है। और एक बात, वित्तीय मामलों में, मतलब पैसे रुपये से जुड़े मामलों में, लोकसभा के पास जरा ज्यादा शक्तियां होती हैं। अब दूसरी तरफ है राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मुख्य काम ये पक्का करना है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में या बिना पूरी तरह सोचे समझे ना बन जाए। मतलब ये एक रिवाइजिंग चेंबर की तरह काम करती है, जो लोकसभा के फैसलों की दोबारा जांच करती है। तो चलिए, अब एक साधारण विधेयक यानी एक ऑर्डिनरी बिल के सफर को एकदम करीब से देखते हैं। आपको बता दूं, ये पूरी प्रक्रिया हमने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अपनाई है। इसका पहला और सबसे जरूरी पड़ाव होता है किसी भी एक सदन से पास होना, और ये यात्रा बिल्कुल आसान नहीं है। यहाँ विधेयक को 3 बहुत कठिन चरणों से गुजरना पड़ता है, जिन्हें 3 रीडिंग्स या 3 वाचन कहा जाता है। ये जो 3 वाचन है ना, ये किसी भी विधेयक की जान है, उसकी नींव है। पहला वाचन, फर्स्ट रीडिंग, जहां विधेयक को सदन से मिलवाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा वाचन, सेकंड रीडिंग, जो सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जहां विधेयक की आत्मा पर बहस होती है, उसकी एक एक चीज की बारीकी से जांच होती है। और फिर आता है तीसरा वाचन, थर्ड रीडिंग, जहां आखिरी फैसला होता है कि विधेयक आगे जाएगा या इसका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। आइए अब इन तीनों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले प्रथम वाचन या फर्स्ट रीडिंग। देखिए, ये एक तरह की औपचारिक प्रक्रिया है। कोई मंत्री या सांसद सदन में खड़े होकर विधेयक को प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि इसके उद्देश्य क्या हैं, इसे क्यों लाया जा रहा है। इस स्टेज पर कोई बहस नहीं होती, कोई डिबेट नहीं। इसका मकसद सिर्फ सदन को ये बताना है कि ऐसा एक बिल आया है। विधेयक को प्रस्तुत करने के बाद इसे भारत के राजपत्र यानी गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित कर दिया जाता है, ताकि आम जनता भी जान सके कि भाई किस कानून पर विचार चल रहा है। और बस यही है संसद में विधेयक का आधिकारिक प्रवेश। यहीं से उसकी लेजिस्लेटिव जर्नी का आगाज होता है। अब आता है सबसे जरूरी पड़ाव, द्वितीय वाचन या सेकंड रीडिंग। अगर प्रथम वाचन विधेयक का जन्म है, तो द्वितीय वाचन उसका पालन पोषण और उसका चरित्र निर्माण है। यहीं पर, इसी स्टेज पर, विधेयक के हर एक पहलू पर गहरी चर्चा होती है, उसके सिद्धांतों को परखा जाता है और उसे एक अंतिम आकार दिया जाता है। आप मानकर चलिए कि इस चरण में सबसे ज्यादा समय और सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है। मजेदार बात यह है कि ये जो सेकंड रीडिंग है, ये खुद 3 छोटे छोटे चरणों में बटा हुआ है। सबसे पहले सामान्य चर्चा का चरण होता है, जहां विधेयक के जो मूल सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन पर बहस होती है कि क्या देश को वाकई ऐसे कानून की जरूरत है भी या नहीं।
इसके बाद आता है समिति चरण यानी कमेटी स्टेज, जहां विधेयक को एक्सपर्ट्स के हाथों में भेजा जाता है। और आखिर में है विचार चरण, जहां समिति की रिपोर्ट आने के बाद सदन विधेयक के हर एक क्लॉज पर, एक एक लाइन पर बिंदु दर बिंदु चर्चा और वोटिंग करता है। संसदीय समितियां यानी पार्लियामेंट्री कमिटीज ये हमारे लोकतंत्र की असली प्रयोगशालाएं हैं। इन्हें मिनी पार्लियामेंट्स भी कहा जाता है। ये जो 24 विभागीय स्थायी समितियां हैं यानी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, जैसे गृह मामलों की समिति या वित्त समिति, ये मीडिया की नज़रों से दूर बंद कमरों में विधेयक की बहुत गहराई से जांच पड़ताल करती हैं। ये एक्सपर्ट्स से सलाह लेती हैं, स्टेक होल्डर्स को बुलाकर उनकी राय सुनती हैं और फिर विधेयक के हर क्लॉज की समीक्षा करके एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करती हैं। हाँ, ये बात सही है कि इनकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन उनका राजनीतिक और नैतिक वजन बहुत ज्यादा होता है। ये काम कानून को और ज्यादा बेहतर और प्रैक्टिकल बनाता है। अच्छा, अब हम पहुंचते हैं तृतीय वाचन पर यानी थर्ड रीडिंग पर। देखिए, सेकंड रीडिंग की इतनी लंबी चौड़ी बहस और संशोधनों के बाद बिल का जो फाइनल रूप है वो लगभग तय हो चुका होता है। इसलिए इस चरण में बहस सिर्फ इस बात तक सीमित रहती है कि विधेयक को उसके मौजूदा स्वरूप में स्वीकार किया जाए या अस्वीकार। इस स्टेज पर कोई नया संशोधन, कोई नया अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता। ये एक तरह से फाइनल वोटिंग है। अगर सदन में मौजूद और वोट करने वाले ज्यादातर सदस्य हाँ में वोट देते हैं तो विधेयक को उस सदन से पारित मान लिया जाता है। तो भाई, एक सदन की लड़ाई तो जीत ली, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब विधेयक को अपनी अगली और शायद उससे भी बड़ी चुनौती का सामना करना है, दूसरा सदन। यहाँ आकर विधेयक का भविष्य एकदम अनिश्चित हो सकता है। दूसरा सदन पहले सदन के फैसले से सहमत भी हो सकता है और असहमत भी, जिससे एक गतिरोध यानी डेडलॉक की स्थिति पैदा हो सकती है। जब विधेयक दूसरे सदन में पहुंचता है तो उस सदन के पास मोटे तौर पर 4 रास्ते होते हैं। सबसे आसान रास्ता, वो विधेयक को बिना किसी बदलाव के पास कर दे। दूसरा, वो कुछ संशोधनों के साथ उसे पास करे और पहले सदन को दोबारा सोचने के लिए वापस भेज दे। तीसरा, वो विधेयक को पूरी तरह से खारिज कर दे, रिजेक्ट कर दे। और चौथा, वो विधेयक पर कोई एक्शन ही न ले और उसे अपने पास पेंडिंग रखे। अगर 6 महीने बीत जाते हैं और बिल पास नहीं होता तो इसे भी एक तरह का रिजेक्शन ही माना जाता है। तो इन आखिरी 3 स्थितियों में दोनों सदनों के बीच एक असहमति या गतिरोध यानी डेडलॉक पैदा हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे लोकतंत्र के 2 सबसे बड़े विधायी स्तंभ, 2 पिलर, एक मुद्दे पर असहमत हो जाएं तो फिर क्या होगा? क्या वो जरूरी कानून कभी बन ही नहीं पाएगा? नहीं, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस स्थिति का भी एक समाधान सोचा था। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वॉल बनाया है ताकि कानून बनाने की प्रक्रिया कभी रुके नहीं, ठप न हो। और वो समाधान है संविधान के अनुच्छेद 108 में। ये अनुच्छेद प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे से याद रखिएगा। आर्टिकल 108 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो दोनों सदनों के बीच के इस डेडलॉक पर तोड़ने के लिए एक विशेष सत्र, एक स्पेशल सेशन बुला सकें। इसी विशेष सत्र को ही हम संयुक्त बैठक या जॉइंट सिटिंग कहते हैं। इसे बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी बात याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं, राज्यसभा के सभापति नहीं। ये सवाल कई बार पूछा गया है। इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ बैठते हैं और विधेयक पर वोटिंग करते हैं। फैसला साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से होता है। मतलब जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से 50% से ज्यादा की सहमति। अब चूंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या राज्यसभा से लगभग दोगुनी है, इसलिए आमतौर पर फैसला लोकसभा की 6 के हिसाब से ही होता है। एक दिलचस्प बात आपको बताता हूँ। ये एक असाधारण तंत्र है और इसका इस्तेमाल बहुत ही कम हुआ है। 1950 से लेकर आज तक भारत के इतिहास में सिर्फ 3 बार ही जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है। पहली बार 1960 में दहेज निषेध विधेयक के लिए, दूसरी बार 1977 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए और तीसरी बार 2002 में आतंकवादी निरोधक विधेयक, जिसे पोटा भी कहते हैं, उसके लिए। ये दिखाता है कि ज्यादातर मामलों में दोनों सदन आपसी सहमति से ही काम कर लेते हैं। तो अब तक हम एक साधारण विधेयक की यात्रा को देख रहे थे, लेकिन संसद में पेश होने वाले सभी विधेयक एक जैसे नहीं होते। कुछ विधेयक स्पेशल होते हैं और उनके लिए प्रक्रिया भी अलग होती है।
इन्हें हम विशेष दावेदार कह सकते हैं। चलिए इन अलग-अलग तरह के विधेयकों को भी फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहला अंतर है सरकारी विधेयक यानी गवर्नमेंट बिल और निजी सदस्य विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर्स बिल के बीच। सरकारी विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है और ये सरकार की नीतियों को दिखाता है। जाहिर है इसके पास होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है क्योंकि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत होता है। वहीं निजी सदस्य विधेयक कोई भी ऐसा सांसद पेश कर सकता है जो मंत्री न हो। ये अक्सर विपक्ष या किसी व्यक्तिगत सांसद के विचारों को सामने लाता है। इसके कानून बनने की संभावना बहुत कम होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज़ादी के बाद से आज तक केवल 14 निजी सदस्य विधेयक ही कानून बन पाए हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर कंफ्यूजिंग अंतर पर, साधारण विधेयक और धन विधेयक। धन विधेयक यानी मनी बिल, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 110 में है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे, टैक्स लगाने या भारत की संचित निधि यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जुड़े मामलों से ही संबंधित होता है। इसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और वो भी राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद। राज्यसभा की शक्ति यहाँ बहुत सीमित है। वो इसे ना तो खारिज कर सकती है और ना ही इसमें कोई संशोधन कर सकती है। उसे 14 दिनों के अंदर अंदर इसे अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा को लौटाना ही पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो विधेयक को पास मान लिया जाता है और लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को माने या ना माने ये उसकी मर्जी है। और हाँ, धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का भी कोई प्रावधान नहीं है। इस मामले में लोकसभा ही सर्वशक्तिमान है। तो जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों की कठिन परीक्षाओं से, सारे पड़ावों से गुजर जाता है तो वो अपनी यात्रा के अंतिम मुकाम पर पहुंचता है और ये मुकाम है राष्ट्रपति भवन। अब विधेयक को कानून बनने के लिए चाहिए देश के प्रथम नागरिक यानी भारत के राष्ट्रपति की अंतिम मुहर, उनकी सहमति। उनकी सहमति के बिना कोई भी विधेयक अधिनियम यानी एक्ट नहीं बन सकता। संविधान का अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को 3 मुख्य विकल्प देता है। पहला, वो विधेयक पर अपनी सहमति दे दें, जिसके बाद वो विधेयक तुरंत एक अधिनियम यानी कानून बन जाता है। दूसरा, वो अपनी सहमति रोक लें, जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, और विधेयक का सफर वहीं खत्म हो जाता है। तीसरा, वो विधेयक को, अगर वो धन विधेयक नहीं है, संसद को एक बार फिर से सोचने के लिए, पुनर्विचार के लिए लौटा दें, जिसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर संसद उस विधेयक को बिना किसी बदलाव के या बदलाव के साथ दोबारा पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो इस बार राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। वो बाध्य हैं। चलिए, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। ये परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं एब्सोल्यूट वीटो, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं सस्पेंसिव वीटो। धन विधेयक पर वो सहमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं, लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते क्योंकि वो उनकी ही सिफारिश से पेश हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के बाद उनके लिए उस पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है। और जैसे ही राष्ट्रपति अपनी कलम से उस पर हस्ताक्षर करते हैं, विधेयक का अंतिम रूपांतरण हो जाता है। एक कच्चा मसौदा, एक प्रस्ताव जो इतने सारे चरणों, बहसों, समितियों और मतभेदों से गुजरा, वो अब अधिनियम बन जाता है। द बिल बिकम्स एन एक्ट। ये अब देश का कानून है जो हर नागरिक पर लागू होता है। ये पल भारतीय लोकतंत्र की जीत का प्रतीक है। तो हमने देखा कि ये कानून बनाना कितना जटिल, कितना विचार विमर्श से भरा हुआ काम है। ये प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि हर कानून पर बहुत गहराई से सोचा जाए। लेकिन अंत में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या एक जीवंत लोकतंत्र में, जहां हर आवाज का महत्व है, निजी सदस्य विधेयकों की भूमिका को और मजबूत नहीं किया जाना चाहिए, ताकि सरकार की सोच से परे भी समाज के अलग अलग हिस्सों से विविध और जरूरी कानून सामने आ सकें? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।